हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में आप इस सामंजस्य के साथ कि अगर राजस्थान के संदर्भ में आप हमारा राजस्थान पढ़ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए लीड रहेगी क्योंकि आरपीएससी और राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड है, उसका जो थीम है, वो अब तक के जितने भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग, जिसमें आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का बड़ा अहम रोल रहा है। तो इसी कड़ी में हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 से लेके हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक का मूल पाठ्य पुस्तकों का ये ज़खीरा करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम लाइन टू लाइन हर अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस मुहिम के साथ और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना मोटिव करता है कि हम आप तक इस प्रकार के नवाचार प्रेषित करने का भरपूर और अथक प्रयास करते हैं। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 और इस पाठ्य पुस्तक का आप जिस प्रकार से इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, इस पाठ्य पुस्तक का हमने अब तक अध्याय 1 से लेके अध्याय 2, 3, 4, 5 और अध्याय 6 तक कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं और अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित कर सकते हैं राजस्थान के जीके के संदर्भ में। यहाँ से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं और होते रहेंगे। अगर आपको आधार स्तंभ तैयार करना है अपने राजस्थान जीके का, तो इन मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आज इस थीम के साथ जुड़िए हमारे साथ इस चैनल के साथ और बने रहिए इस श्रृंखला में। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को और वो भी लाइन टू लाइन और बढ़िया तरीके से। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा अध्याय नंबर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान का जो जल संसाधन और उससे संबंधित एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बन पाते हैं, हम पढ़ेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं अध्याय नंबर 7 का। इससे पहले कि हम अध्याय नंबर 7 पढ़ें, इससे पहले हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिविजन करते हैं, रिविजन करते हुए चलेंगे। पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने अध्याय नंबर 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान की जो 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में, थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते थे उसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ा। फिर हमने ये मानचित्र को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा पूर्वी मैदानी भाग को, इसके बाद पढ़ा हमने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय को कवर अप किया था और इसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो क्षेत्रीय सिस्टम है वो किस तरह से है। इसके बाद में हमने इसके बारे में पूरा अध्ययन बढ़िया तरीके से किया था और इसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जल संसाधन एवं संरक्षण। पढ़ते हैं इस अध्याय को। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उद्योग, कार्य, सिंचाई उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन टू लाइन क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसी से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। तो हम ऐसा चांस नहीं लेना चाहते कि किसी भी लाइन को छोड़े और वहीं से प्रश्न पुट आउट हो जाए और हमारे जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसमें हमारा कुछ नुकसान हो जाए। तो हम इस प्रकार की थीम को लेके चल रहे हैं कि हम चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर होते चले जाए और हम राजस्थान जीके के वेटेज को भी बढ़िया तरीके से कवर अप कर लें। तो पहला पढ़ते हैं अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र किस प्रकार से है वो पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट और भू गर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र व प्रवाह तंत्र कहते हैं। ये अपवाह तंत्र की परिभाषा पड़ी। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदियां कहते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो अपवाद क्षेत्रों के मध्य कितने दो अपवाद क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं?
राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है यहाँ कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी गाइड को पढ़ते हैं इससे अच्छा है आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़िए और इससे जो प्रश्न पुट आउट होते हैं उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। पढ़ते हैं पहला बंगाल के खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियों चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो यही तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अब पढ़ते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में बहती है वो अरब सागरीय क्षेत्र होगा और पूर्वी भाग में देखिए यहाँ पूर्वी भाग दे रखा है, जो पूर्वी भाग में बहती है वो जाएगी बंगाल की खाड़ी में और जो पश्चिमी भाग में बहती है वो अरब सागर में नदियां जाती है, बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाती है। देखो अरब सागर का अफवाह तंत्र कौन कौन सा है? प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है? ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं पिछले कई एग्जामों में। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र था बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी और इस तरह की जो यमुना और जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी का उपतंत्र है। लेकिन राजस्थान को तो बनास नदी को याद रखना है, काली सिंध को याद रखना है, पार्वती को याद रखना है और चंबल और उससे जो नदियां बनती हैं वो उनको याद रखना है। अरब सागर में हम पढ़ेंगे, अरब सागर में जो अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां हैं वो हमारी राजस्थान की जो माही नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी है, पश्चिमी बनास नदी है। ये बनास सीधी नदी है, ये पश्चिमी बनास है, थोड़ा सा कंफ्यूज है वो दूर करिएगा अपना। इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। इसे नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में एक नोटबुक में, तो आपको थोड़ा सा सहज महसूस होगा। इसके बाद बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र का। ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, आंतरिक अफवाह तंत्र कहलाता है। या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक और भूमिगत अफवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए प्रश्न बनाने वाला किस तरह भी प्रश्न बना सकता है, प्रश्न की परिभाषा और उसकी जो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होकर आप इस पर तटस्थ रहे कि आंतरिक अफवाह तंत्र को ही भूमिगत अफवाह तंत्र कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो भूमिगत अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो वो राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा है। बाणगंगा, बाणगंगा आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा है। कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा ये आदि नदियां हैं राजस्थान की जो आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे समझिए बढ़िया तरीके से और हमारे साथ बने रहिए। इस मुहिम के साथ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कक्षा 10 तक तो पूरा इस तरह से लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि ये मुहिम आपको पसंद आ रही होगी और आप हमारे साथ राजस्थान जीके को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों को। ये देखिए कितना शानदार फैक्ट है। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, आपका टॉपिक अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, आप किसी भी एग्जाम का को क्रैक करने का अमादा रखते हैं, तो आप अपने सिलेबस को इन किताबों के साथ मैच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र के नाम से आपका टॉपिक बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों में पहली नदी चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, एकमात्र बरस पर बहने वाली नदी। फैक्ट देखो कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में, ये मैं इसलिए फैक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है आरपीएससी का वो कुछ अलग चेंज हो चुका है और कर्मचारी चयन बोर्ड भी कथनीय प्रश्न बना के देने लगने शुरू हो चुके हैं। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, आपने लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं से बाहर नहीं जाने वाला।
आपका कथनीय प्रश्न गलत नहीं होगा, इसलिए हम इस तरह की नवाचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम में अपना साथ निभाइएगा। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का जो रूट अप है वो देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, क्लियर बात है। राजस्थान की सबसे लंबी और बरस पर बहने वाली नदी एकमात्र नदी है चंबल नदी। और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो वो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करे, कोटा, बूंदी। देखो चंबल नदी का क्रमवार जिलेवार क्रम वाइज प्रश्न पूछ सकता है। पूछने वाला किस तरह से पूछ सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो पैटर्न चेंज हो रहे थे उस तरह से हमें भी अपना जो जीके का पैटर्न है ना वो बढ़िया तरीके से कवर अप करना पड़ेगा। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इतने राजस्थान ऐसे बन सकता है प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी का पादांतर नहीं है। तो देखिए कोटा में तो है, बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में तो ये बहती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ये फैक्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, प्रश्न ऐसे बन सकता है। तो इस तरह से प्रश्न बनते बनते चलेंगे पढ़ते। सहायक नदियां देखिए बनास, पहली, बेडच, कोठारी, काली सिंध, पार्वती तो उन्होंने ऊपर पढ़ लिया, जो कि बंगाल की खाड़ी की का अपातंतर थी। बनास, बेडच, ये बनास और काली सिंध, पार्वती तो हमने ऊपर पढ़ा था। ये तो चंबल नदी की सहायक नदी है, इसमें आप बेडच भी जोड़ लीजिए, कोठारी भी जोड़ लीजिए और काली सिंध, पार्वती भी जोड़ लीजिए। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे, प्रश्न बन सकता है, बन ही चुका होगा। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। अब बात करते हैं बनास नदी का, जो कि चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। भाई ये तो हमारे राजस्थान की नदी है। चंबल तो वैसे तो हमारे राजस्थान की है, लेकिन ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन बनास नदी का उद्गम तो हमारे राजस्थान से ही होता है और वो भी खमनोर की पहाड़ियों से। प्रश्न ऐसे बनेगा कि खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का जन्म होता है, वो बनास नदी का। बनास नदी राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद में बहती है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर निकट चंबल नदी में मिल जाती है। प्रश्न बनेगा बनास नदी जो कि चंबल में मिलती है, ये कहाँ अपना जो बनास नदी और चंबल नदी का संगम कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में रामेश्वर के पास। यह नदी मौसमी नदी है। इनमें से मौसमी नदी कौन सी है, तो बनास नदी। पूर्णतः देखियो राजस्थान का जो जीके पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर फैक्ट बन रहे हैं। पूर्णतः राजस्थान में, चंबल तो राजस्थान से एमपी से आती है और राजस्थान में बहने के बाद में बरस पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान की एकमात्र राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। पर्सन पूर्णतः लग जाए, पूर्णतः लग जाए पर्सन में, तो आप याद रखना इस फैक्ट को, कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है पूर्णतः, तो है बनास नदी। इसकी लंबाई पर्सन पूछ सकता है किसी तरह से भी, कथनीय पर्सन बना के दे सकता है कि बनास नदी की लंबाई लगभग कितनी है, 480 किलोमीटर। टोंक नगर बनास नदी के किनारे, कोटा है वो चंबल नदी के किनारे, टोंक है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में से देखिए मेनाल, कोठारी, बेंडच और खारी। देखो बनास नदी की निम्न में से बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, प्रश्न बन सकता है। या ऐसे भी कथनीय प्रश्न बना सकता है कि बनास की प्रमुख सहायक नदियों में से है मेनाल, कोठारी, बेडस और एक नदी कोई और दे देगा। तो इस तरह के प्रश्न पुट अप हो रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए हमारे साथ। अगले पढ़ते हैं लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर में नाग पहाड़ से होता है वैसे तो, लेकिन अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती नदी, कथनीय प्रश्न बन सकता है, इसे सीधा सीधा प्रश्न पुट आउट कर लेगा।
पूरा वाक्य पुट आउट हो रहा है। पिछले एग्जामों में आप देखते हैं पशु परिचर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एलडीसी में, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न बना के दे रही है ये जो आरपीएससी और आरएसएसबी। तो इसे हम पढ़ते चलिए। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरवती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, ब्यावर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्यों कह रहा हूं कि ये बिल्कुल अपडेट किताब है, क्योंकि राजस्थान के जो 41 जिले बने हैं उसके आधार पर कुछ न कुछ भूगोलीय वर्गीकरण है वो उसका बदला है अजमेर का, ये राजस्थान का। तो इसमें ब्यावर भी आ गया, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा। देखिए लूनी नदी बालोतरा, बाड़मेर, जालोर में बहती है। बहने के बाद यह कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कच्छ की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है लूनी नदी। बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद ये जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में देखिए जोजड़ी। सहायक नदियों को बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा, आप किसी नोट डाउन कर लीजिए किसी नोट्स में अपने, क्योंकि सहायक नदियों से प्रश्न बनते आ रहे हैं। जोजड़ी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि नदियां, इसमें से लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। और चीजें फैक्ट तो आपके याद रह जाएगी, लेकिन सहायक नदियों से प्रश्न है वो बनते हैं तो वहां प्रश्न कंफ्यूज करने वाले बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम माही नदी के बारे में। माही नदी राजस्थान मध्य प्रदेश में, माही और चंबल है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो माही नदी चंबल में सॉरी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत से ही माही नदी निकलती है, विंध्याचल पर्वत से ही चंबल नदी निकलती है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में, राजस्थान की एकमात्र नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है तो वो बंगाल की ये खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है माही नदी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया, आप पिछले एग्जामों को देखोगे तो। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम और जाखम। सोम और जाखम नदियां किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की। अब बात करते हैं बाणगंगा की। इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल, बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड जिले में अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। देखिए कितना फैक्ट चेंज हुआ है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप फैक्ट किताब के साथ पढ़िए। और जो बिल्कुल अपडेट किताब है वो आपको लेके इस चैनल पर मैं आया हूं और आपको इस प्रकार की बिल्कुल अपडेट 2026 की नई संस्करण की किताब आपको पढ़ा रहा हूं। तो 41 जिलों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। इस नदी का उद्गम जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड। थंबनेल में आपने देखा होगा कि 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल, उद्गम जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड से हो रहा है। बाणगंगा पहले बैराट पहाड़ी से निकलती थी, जयपुर हुआ करता था उसका उद्गम स्थल, लेकिन अब जयपुर संभाग तो है लेकिन कोटपुतली बहरोड नया जिला बन चुका है, तो इसमें ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे राजस्थान की अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो घना पक्षी विहार को घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान को जो नम भूमि है उसमें किस नदी का पानी जाता है? तो बाणगंगा का। अब बात करते हैं घग्गर नदी का। इस अंतःप्रवाह नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती की नदी का अवशेष और सहायक नदी माना जाता है। इसके बाद राजस्थान का अपवातंत्र आप बढ़िया तरीके से इसे देख सकते हैं मानचित्र के जरिए। बड़ी तरह देखिए लूनी नदी, देखिए सुकड़ी नदी, बांडी, सागी, ज्वाई नदी, खारी नदी। इसके बाद में कांतले नदी। ये देखिए पूरा अपवातंत्र दिया है, आप बढ़िया तरीके से इसे वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ऊंचावच और अपवातंत्र राजस्थान का। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, अगर इस तरह का आप पढ़ते हैं तो आपके प्रश्न यहाँ से पुट आउट होने के पूरे चांसेस है। तो ये आज का लेंथी वीडियो बन रहा है थोड़ा सा, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपका साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को। नदियों पर बांध बनने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल
वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि इस प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही विजाज परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये 4 कुल बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। बाकी जो 3 बांध बंधे हैं से चंबल नदी पर, वो है चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके बाद बात करते हैं कोटा जिले में ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज बांध, 2 बांध वो कोटा जिले में है। टोटल कितने हुए? पहला हुआ गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध 2 नंबर। कोटा जिले में 2 बांध बनते हैं, ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इस प्रकार से चंबल परियोजना में 4 बांध बने हुए हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत और सिंचाई दोनों चीजें उपलब्ध हो रही है। देखिए, राणा प्रताप सागर बांध दे रखा है और माही बजाज सागर बांध दे रखा है। बात करते हैं माही बजाज सागर बांध की। माही बजाज सागर बांध परियोजना बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बनी हुई है। माही बजाज सागर बांध परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा में। यह राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। भाई, वो चंबल परियोजना पड़ी थी, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की थी, और माही बजाज परियोजना ये गुजरात और राजस्थान की है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह, राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल, दोनों सिंचाई भी और साथ में पेयजल भी, इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को राज्य के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर नदी परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना को गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है। इस परियोजना में राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी में नहर द्वारा बाड़मेर और जालोर। ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सरदार सरोवर परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिल रहा है? तो बाड़मेर और जालोर को इससे पेयजल और सिंचाई सुविधा मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में ज्वाई बांध, ज्वाई नदी पर बना हुआ बांध, ज्वाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर बना हुआ सोम कमला अंबा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना बनी हुई है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान पर प्रमुख झीलें आप इसे पढ़ सकते हैं। राजस्थान की लगभग, मोस्ट फैक्ट है ये, राजस्थान में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़िन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में हमें कई जिलों में देखने को मिल सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य और ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। ये और यहाँ पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रंग सागर झील कहाँ है? राजस्थान में रंग सागर झील कहाँ है? आप अन्य गाइड में पढ़ोगे तो ये शब्द कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप अगर आरपीएससी की मूल पाठ्य को पुस्तकों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पुट आउट होने के पूरे चांसेज हैं। जो बिल्कुल ही नए स्तर के प्रश्न आरपीएससी और आरएसएसबी लेके आ रही है, तो आप इससे स्किप मत कीजिएगा। तो रंग सागर, स्वरूप सागर, ये जो जितने भी जिले हैं वो राजस्थान के उदयपुर में हैं और नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया है। इसके वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जैसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1687 में से 1691 के तक गोमती नदी पर करवाया गया था। जैसमंद झील का निर्माण कहाँ करवाया गया है? जैसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन
1687 से 1691 में गोमती नदी का पानी रोककर करवाया है। विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैस्मिन झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। राजस्थान की प्राकृतिक झीलों में अजमेर की जो झील है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रखती है। इसके बाद बात करें आना सागर, ये भी अजमेर की प्रसिद्ध झील है। सिरोही में माउंट आबू नक्किल झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। रासमंद झील में स्थित रासमंद झील भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है? तो वो रासमंद झील को। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद झील, कायलाना झील, उमेद सागर झील और जैसलमेर में गढ़सीसर झील, डूंगरपुर में गेप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेट झील अन्य झीलें महत्वपूर्ण और जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन के मध्य सांबर झील, बालोतरा में पचभद्रा झील, डीडवाना कुचामन में डीडवाना झील, बीकानेर में लूणकृष्ण झील, जैसलमेर में पोकरण और फलोदी, ये आदि राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। देखिए मीठे पानी की झीलें थी वो राजस्थान की जो मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें थी, जैसे मान लो जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर झील, जैसलमेर में गढ़सीसर झील, डूंगरपुर और गेप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेट झील, बालोतरा में पचपदरा झील, डीडवाना कुचामन में डीडवाना झील और ये सब चीज़ें ये खारे पानी की झील थी। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख झीलों को हमने बढ़िया तरीके से इस मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल अपडेट मैप है राजस्थान के नए जिलों के अनुसार। और जल संरक्षण देखो, घी डुले तो मारो कुछ नहीं गयो, पानी डुले तो मारो सब कुछ गयो। देखो राजस्थान की कहावत है ये मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस प्रकार के आप प्रश्न देख सकते हैं। देखिए बात करते हैं टांका की। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर पर बनाएगी कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? टांका प्रश्न बन सकता है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाएगी संरचना, कृषि के लिए बनाएगी जो संरचना वो खड़ीन कहलाती है। जोड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाएगी संरचना क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। तो ये था आज का फैक्ट हमारा, जिसमें के अंदर हमने पढ़ा बढ़िया तरीके से राजस्थान के जिलों के बारे में, राजस्थान की नदियों के बारे में, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में, राजस्थान के जो अपाय तंत्र को पढ़ा। तो आज का फैक्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक सदस्य के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे के मेहमान के रूप में हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे राजस्थान के अन्य टॉपिकों को, आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।